अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। ढेरकी के करीब ट्रेन का खौफनाक हादसा पेश आता है। 51 अफराद लगभग जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं अभी तक, और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। जिसके ऊपर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा एक ट्वीट करती है, कहती हैं कैसे जालिम और बेहिस लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत किए हैं, जो 3 साल में 8 बड़े ट्रेन हादसात के बाद भी अपनी मुजरिमाना गफलत और नाअहली कबूल करने को तैयार नहीं है। जितने लोगों ने अपने प्यारों को इन हादसात में खोया है, उस हवाले से नेक तमन्नाएं भी और दुआ भी करती हैं। तो दूसरी तरफ इसके ऊपर एक बड़ी बहस छिड़ जाती है। पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं रेलवे सेफ्टी की खराबियों की जामे तहकीकात कराई जाए। साथ ही एक तरफ साद रफीक साहब का भी बयान आता है, जो कि साबिक वजीर रेलवे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के ज़माने में। वो कहते हैं ढेर की ट्रेन हादसे पर मुझे दुनिया की वो मशीन बताएं जो मेंटेनेंस के बगैर चलती है। इस हादसे की बुनियादी वजह ट्रैक की मेंटेनेंस ना होना है। तो दूसरी तरफ फवाद चौधरी वजीर इत्तलात मौजूदा कहते हैं साद रफीक के गुनाह पर आजम सवाती इस्तीफ़ा दे दें, ये कोई तुकी की बात नहीं है, ये बेतुकी बात है। पिछली हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से मुश्किलात का सामना है। ये लोग इतने साल हुक्मरान रहे, क्या करते रहे, यानी कि एक और मामले का जिम्मेदार पिछली हुकूमत को ही ठहरा दिया गया है। ट्रेन हादसे के जिम्मेदारों को माफ़ नहीं करेंगे। इतने में वजीर रेलवे भी बोल पड़ते हैं, जो कि इस वक्त हैं आजम सवाती साहब। अच्छा नाज़रीन, अब अगेन अफसोस का मामला है कि जहां लोगों की जानें जा रही हैं, ज़िया हो रही हैं, लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर मौजूदा हुकूमत और साबका हुकूमत की जमात तुंद और तेज लहजे में तीर नश्तर बरसाने पर तुली हुई है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के दीगर वाक़यात भी हम देखते रहते हैं। थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जहां कहा कि 3 साल के अरसे में 8 बड़े ट्रेन के ये हादसा हो, वहीं थोड़ी सी बात साद रफीक साहब के ज़माने की भी कर लें। उनके दौर में ट्रेन के 14 से ज़ायद बड़े हादसा हुए थे। जब हमने इस सारे मामले की तहकीकात की और सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट किया, तो उसके बाद ये सामने आया। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, वो डिटेल्स भी हम वरना आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम हमारे साथ मौजूद हैं, अच्छा आज इस मौजू पे नहीं, हमारे पास और भी मौजूद हैं जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू कर ली, लेकिन हम खास तौर पे इस पे पहले सबसे पहले मामले पे बात करें, क्योंकि आज का मामला है, अफसोसनाक मामला है, इसको शामिल गुफ्तगू करें। उसके लिए सबसे पहले हमें ज्वाइन करें जी सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सेनेटर एडवोकेट आजम नज़ीर तारड़ साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, ये कोई पहला वाक़या नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेन का हुआ है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक के बाद एक दोबारा हम देखते हैं कि इस तरह के हादसात पेश आते हैं। बगैर इस मामले में जाए कि जी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएं, आप क्या समझते हैं ये मामला कैसे ठीक हो सकता है कि आइंदा फिर इस तरह का वाक़या पेश ना आए? जी ये बहुत अफसोसनाक हादसा है, और सबसे पहले तो मैं इससे जो दुआ कर सकते हैं, हम जो इस दुनिया से रुखसत हुए उनके लिए, उनकी मक़फ़रत के लिए, और अल्लाह ताला जो उनके लवारिसीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाएँ, और अल्लाह ज़ख्मियों को जल्द से जल्द सेहतमंद फरमा दें। देखिए हादसात तो होते हैं, दुनिया भर में होते हैं, लेकिन अगर हादसात हों मेंटेनेंस की कमी की वजह से, हादसात हों फंड्स की कमी की वजह से, हादसात हों लैक ऑफ ट्रेनिंग या स्किल की वजह से, हादसात हों बुरी गवर्नेंस की वजह से, तो फिर उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल हुकूमत से जानी चाहिए। मैं ये तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सुन रहा था आपने कहा कि पिछले 2 अदवार में भी हादसे हुए हैं जी। और जाहिर है कि आप उन्हें उनसे बरी जिम्मा नहीं लोगों को कर सकते जी। लेकिन ये एक तयशुदा हकीकत है कि दुनिया जहान में जब भी इस किस्म का कोई वाक़या होता है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया होती है उस महकमे की, जो कि रेलवे की सूरत में वफाकी हुकूमत है और उनकी पूरी टीम है, जिम्मेदारी उन्हीं पे आयद होती है। तो पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, एक दूसरे पे थोपने की ज़रूरत, लेकिन ये आई ओपनर है और इसका एहसास ज़रूर दिलवाना चाहिए। और मेरे लिए बतौर पाकिस्तानी के तकलीफ से बात यह है कि उसी लैंग्वेज में हुकूमती वज़रा बजाय इसके कि वो इससे नादम हों, बजाय इसके कि वो जाके ज़ख्मियों के ज़ख्मों पे मरहम रखें,
بجائے اس کے کہ وہ اس کی تحقیقات کا کہیں اور کہیں کہ جی ہم ایک ایک چیز کی تہ تک پہنچ رہے ہیں، انہوں نے الٹی بات کرنا شروع کر دی ہے جی کہ پچھلے دور میں بھی ہوتے تھے، پچھلے دور کی خرابیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو کتنی چیزیں آپ پچھلے ادوار پہ ڈالیں گے. ریلوے کی مینٹیننس تو ڈے ٹو ڈے ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی مینٹیننس میں آپ کو سال ہر سال، ٹریک کی مینٹیننس تو دنوں اور ہفتوں کا کام ہوتا ہے. مانا نئے ٹریک دکھانا جو ہے وہ 2 دن 4 دن 10 دن 2 ہفتے کا کام ہے، لیکن جو چلتے ہوئے ٹریکس ہیں ان کی مینٹیننس تو ریگولر ہے. اور یہ باتیں اب نکل رہی ہیں کہ انہوں نے جو مینٹیننس کے فنڈ تھے ان میں کٹوتی لگا رکھی تھی جی اور یہ باقی چیزیں گورننس کی بھی ہیں. دیکھیے آپ کو بہت بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے محکمے کو چلانا. آپ اگر سارا دن سیاست کی نظر کر دیں گے تو محکمہ تو ریلیکس ہوگا. پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ساری انرجی ویسٹ ہو رہی ہے چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو کہنے میں، اور رزلٹ صفر ہے اس کا. تو انہیں اس سے نکل کے اپنی گورننس بہتر کرنی چاہیے، محکموں کے سدھار کے لیے انہیں سوچنا چاہیے. اور یہ چھوڑ دیں یہ راگ الاپنا کہ یہ چور ڈاکو فلاں کر کے فلاں کر کے. بھئی آپ اچھا کام کرو، لوگ خود بخود دوسرے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیں گے آپ کے کہے بغیر. اچھا اعظم نذیر طاہر صاحب، آپ ساتھ ہی رہے میرے. میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے کہ جب ماضی میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے تو ماضی میں جب وزیر اعظم، ابھی موجودہ وزیر اعظم جب ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں اور اپوزیشن میں تھے، وہ کیا کہتے تھے، آئیے وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں. میرے خیال میں ریلوے کے وزیر کو ریزائن کرنا چاہیے. کہیں بھی دنیا کے اندر جو آپ کوئی ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وزیر ریزائن کرتا ہے. یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب ماضی میں اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے کہ اخلاقی طور پر اور اگر کسی بھی طور سے پوری دنیا میں کوئی اس طرح کا بڑا انسیڈنٹ پیش آتا ہے تو جی ہونا یہ چاہیے کہ اس وزیر کو متعلقہ اپنی جو بھی غفلت ہے اور جو بھی اپنی کوتاہی ہے اس کو مانتے ہوئے ریزائن کر دینا چاہیے. اعظم نذیر طاہر صاحب آپ کی طرف پھر آؤں گی. اعظم نذیر طاہر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جس طرح کی بات کی کہ دیکھیں کسی بھی طور سے جو بیڈ گورننس کی کا معاملہ ہے وہ ہم نہیں اسائڈ کر سکتے، اور جو ٹریکس کی مرمت کا معاملہ ہے وہ تو ہو جانا چاہیے تھا. آپ کے دور میں بھی چونکہ اس طرح کے واقعات پیش آئے، جیسے کہ میں نے اپنے ابتدا میں ناظرین کو بتایا کہ 14 سے زائد انفیکٹ بڑے حادثات پیش آئے تھے سعد رفیق صاحب کے زمانے میں بھی. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ہم اپنی چیزوں سے کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں اور مذمت آنا شروع ہو جاتی ہے، ہم کنڈولنس کے جو ہے وہ میسیجز چلانے شروع کر دیتے ہیں لیکن معاملات حل نہیں ہو رہے. بطور اگر میں آپ کو یہ بھی پوچھوں کہ جی قانون دان اور آئینی طور پہ چونکہ آپ کا بڑا اس کے اوپر بھی وسیع تجربہ ہے، کیا ہمارے پاس کہیں کوئی شکم ہے ایسی یا کوئی پرابلم ہے جو کہ روکتی ہے ان سیاستدانوں کو، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی حکومت میں ہوں، کہ وہ عوام کے لیے اس طرح کے کام نہ کریں؟ دیکھیے حکومت کی یا انتظامیہ کی جو بھی پیپل ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں ان کی یہ پہلی ذمہ داری ہے اور یہ انتہائی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض سے غفلت نہ برتیں. وہ پوری تندہی کے ساتھ اپنے فرائض پر انجام دیں اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہتی ہے تو وہ اس کے لیے جواب دہ ہوں. پچھلے ادوار میں اگر حادثات ہوئے تو وہ بھی قابل افسوس اور قابل مذمت ہیں، اور آپ نے جیسے کہا کہ وہ فوراً استعفوں کا مطالبہ آ گیا اور سارا کچھ کیا گیا. میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ آج کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس حادثے کے محرکات کیا ہیں. اگر یہ بات ثابت ہو کہ ٹریک کی مینٹیننس کی رقم میں کٹوتی کی گئی تھی تو پھر فوری طور پہ اس کا تدارک ہونا چاہیے. ایک تو اس کی مینٹیننس بحال ہو، دوسرا جس نے یہ کٹوتی کی ہے اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہیے. اگر یہ کیپیسٹی کا ایشو ہے، ڈرائیور کی غفلت ہے، ٹریننگ کا ایشو ہے، اس صورت میں بھی وہ جو ہیرارکی ہے، رجیم ہے، اس ساری کو مورد الزام ٹھہرا کے ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اس بات پہ تو کوئی ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے. اتنے سنگین حادثات میں 50 قیمتی جانیں، یعنی کہ 50 فیملیز اور ان سے جڑی ہوئی فیملیز کے لیے قیامت صغریٰ برپا ہو گئی آج. تو اس میں ان چیزوں کو یہ نقصان کیوں گھٹتے ہیں؟ اگر یہ ایک مقدمے کو ٹیکس
टेस्ट केस बना लिया जाए जी और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो शायद आइंदा के लिए ये एक तदारुक का जरिया बन जाए, लोग इबरत हासिल करें और लोग केयरफुली काम करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा और उसकी बजाय पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है। इधर से तोपे चली हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ऑपोजिशन ने जवाब दिया, ऑपोजिशन ने जवाब दिया तो सरकार ने फिर गोले बरसाने शुरू कर दिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अवाम तो किस जाएंगे इस तरह? अच्छा ये हुकूमत की जिम्मेदारी है जी और हुकूमत की जिम्मेदारी रहेगी जब तक वो हुकूमत में है। ठीक है। इन्हें अच्छा उनका सेंटर ये आजम फर्ज है। नज़ीर तार साहब, ये भी बताएं जैसे कि अब मौजूदा हुकूमत आप पे एलिगेशन लगा रही है, स्ट्रेट अवे साद रफीक साहब पे एलिगेशन लगा दिया कि जो साबका हुकूमत थी उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो आपके दौर में जब इतने वाकयात हुए थे तो साद रफीक साहब क्या कोई मैकेनिज्म बना के गए थे जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं कि जी कोई सजा या कोई ऐसा टेस्ट केस जिसके बाद या कोई ऐसा मैकेनिज्म कि अब जो वाकयात हो रहे हैं उसके ऊपर चला जा सकता है, रादर देन इट की हुकूमत मौजूदा हुकूमत आपकी हुकूमत पे इल्जामात लगाए? ऐसी देखिए 3 साल तो पूरे हो गए हैं, इस अगस्त में हो जाएंगे तरीके इंसाफ को, जी और 3 साल में ये 8वां हादसा है। तो इन्हें ये बात करते हुए कुछ शर्म महसूस करनी चाहिए कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। 3 साल एक लंबा अरसा होता है, जैसे मैंने शुरू में कहा, बड़ी तरतीब के साथ कहा, कि 3 साल में तो बहुत बड़ी मेजर रिफॉर्म्स आ जाती हैं। अगर ये जिस तरह का ये नया पाकिस्तान दिखा के वोट दिए इन्होंने और फिर कुछ चोर दरवाजे से ये आए हैं इक़्तिदार में, इनके पास तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कहते हैं कि जी सारे इदारे एक पेज पे हैं, बड़ा हारमोनियस है, अपोजिशन दीवार से लगी हुई है, ऑपोजिशन है ही नहीं हमारी, तो भाई फिर काम करके दिखाओ। कितनी देर पिछला रोना रोते रहोगे? ये 4 माह बाद होता ना हुकूमत आने के, 3 हफ्ते बाद होता, 6 हफ्ते बाद होता, तो ये बात कही जा सकती थी। लेकिन 3 साल हुकूमत करने के बाद आज अगर ये कह रहे हैं कि रेलवे के हादसे भी इसलिए हो रहे हैं कि पिछली हुकूमतें जो हैं उनकी नाअहली की वजह से, तो इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है, इस पर अफसोस किया जा सकता है। मैं तो इस बात का सीरियसली जवाब देना भी चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा आजम नज़ीर तार साहब, एक और अहम मामला है जिसके ऊपर मुझे आपसे पूछना है। हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 के हवाले से एक काम कर रही है और आज़ादी राय के हवाले से एक कानून लाने की बात करती है। मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं सहाफ़ियों की, उन्होंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया है और इसको मुस्तरद भी किया है। जैसे कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बात करें, वो भी इस ड्राफ्ट को मुस्तरद कर रहा है। कराची प्रेस क्लब हो जाए या कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, वो सब इस हवाले से जो है एक पेज पे प्लेटफॉर्म पे मुत्तहद हैं। अगेन चूँकि आपका जाहिर सी बात है आइन और कानून के ऊपर बड़ा दस्तरस है सारे मामले पे, ये जो अथॉरिटी लाने की बात हो रही है, ऑर्डिनेंस अथॉरिटी की, ये जो मीडिया डेवलपमेंट के हवाले से के नाम से जो बात की जा रही है, आप इसको किस तरह देखते हैं? आपकी हुकूमत आपकी जमात किस तरह से इसको देखती है? देखिए, ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत इक़दाम है जो हुकूमत ने उठाया है। आईन पाकिस्तान हर शहरी को, हर पाकिस्तानी को ये बुनियादी आइनी हक फ्राहम करता है, जिसे कि आम लफ्ज़ों में हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या हक के आज़ादी इज़हार राय कहते हैं। और उस पर किसी किस्म की जो कदगन है, माना कि वो कानून साजी के ज़रिए लगाई जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान की आला अदालतों की बहुत सारी ऐसी नज़ायर या उनके फैसला जात हैं जिनमें के हक को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ लिखा गया और गाइडलाइन दी गई। दूसरी बात जो मैंने अगले दिन सेनेट के फ्लोर पे भी बतौर पार्लिमानी लीडर मुस्लिम लीग नून उठाई और इसको उसी तरह सपोर्ट दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, शेरी रहमान साहब और रज़ा रबानी साहब भी इसमें शरीक थे। हमने बैक आवाज़ ये बात कही कि असम्बली की मौजूदगी में, पार्लियामान के होते हुए कांग्रेस और सेनेट की मौजूदगी में जिस चोर दरवाजे से ये ऑर्डिनेंस ला के इसको इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई है, ये बहुत ही गैर जमहूरी तरीका है और हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए। इस तरह की जो मुतनाज़े कानून साजी अव्वल तो वो करनी नहीं चाहिए। अगर आप समझते हैं कि रेगुलेट करने की ज़रूरत है और कुछ हदूदों का यूज जो हैं वो मुतय्यन की जाएँ, तो उसके लिए आपके पास सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है
वो पार्लिमान है। इस तरह के मुजव्वज़ा बिल पार्लिमान में आते हैं, फिर वो स्टैंडिंग कमेटी के हवाले होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन हुकूमत दोनों के अरकान होते हैं, वो उनका जायज़ा लेके दोबारा असेंबली के या सेनेट के सामने पेश करते हैं। ये सारा जो है ये प्रोसेस बाईपास किया गया और ये रात की तारीकी में जैसे कानून साजी करते हैं बजरिए ऑर्डिनेंसेस के, ये बड़ी ढूंढी हरकत की है हुकूमत ने। इसकी ना सिर्फ मैं पार्टी के लेवल पे हमने मुखालफत की, बल्कि बतौर वकील मैं आपको बताता चलूँ, आपने नाम दिया मुख्तलिफ तंजीमों का, पाकिस्तान बार काउंसिल जिसका मैं रुकन हूँ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने भी शदीद मजम्मत की है और हमने तो कानूनी मुआवनत फराहम करने का भी ऐलान कर रखा है फेडरेशन ऑफ आपकी जो यूनियन है जर्नलिस्ट की, उनके लिए। तो इंशाअल्लाह उल अजीज ये जंग हम मिलकर लड़ेंगे, ये हमारे आईनी हकूक की जंग है और ये जीतेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर एडवोकेट आजम नज़ीर तारर साहब और पार्लिमानी लीडर मुस्लिम लीग नून के जी हमारे साथ मौजूद थे और ख़ासतौर पर इस हवाले से अपनी पेशकश भी कर रहे थे सहाफ़ियों को। इस प्लेटफॉर्म से उन्होंने पेशकश भी की है, चूँकि बार के मेंबर भी हैं बार काउंसिल के, तो इस हवाले से कानूनी मावनत की भी यकीन दहानी कराई है। ना सिर्फ इसकी मजम्मत की है इसके हवाले से, लेकिन इसके हवाले से कानूनी मावनत की भी एक पेशकश कर रहे हैं वो। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून्ड।